नमस्कार स्टूडेंट्स, राजकीय महाविद्यालय बारा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट 3 के न्यूक्लियर फिजिक्स में प्लाज्मा को पढ़ रहे थे। उसमें अभी तक हमने प्लाज्मा की परिभाषा, लॉसन कसौटी, नाभिकीय संलयन और प्लाज्मा में संबंध और उचित नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक जो शर्तें हैं उनको पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्लाज्मा का चुंबकीय परिरोध। प्लाज्मा को हम इसमें जान चुके हैं। अब एक शब्द है परिरोध। प्लाज्मा के बारे में अब तक हम ये जान चुके हैं कि प्लाज्मा एक आयनों का समूह होता है तथा उसका जो ताप है वो अत्यधिक होता है और वो ताप की जो यूनिट है वो लगभग 10⁸ केल्विन की होती है। अब इस ताप पर या इस लेवल के ताप पर हम यदि किसी पदार्थ को किसी ठोस बर्तन या ठोस दीवारों में या ठोस पात्र में रखें तो वह उस दीवार को जैसे ही टच करेगा, संपर्क में आएगा, तो वो दीवार को पिघला देगा या उसमें वाष्प में परिवर्तित कर देगा। तो प्लाज्मा को साधारणतः पात्रों में नहीं रखा जा सकता। उसको रखने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कर प्लाज्मा को किसी रूप में निर्वात में एक सीमित आयतन में बनाए रखने को प्लाज्मा का परिरोध, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि परिरोध क्या हो गया? प्लाज्मा को किसी स्थान पर रखने का जो तरीका है उसे परिरोध कहते हैं और यदि उसमें हम चुंबकीय प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो वह क्या बन जाता है? चुंबकीय परिरोध कहलाता है। तो चुंबकीय परिरोध की परिभाषा, चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके प्लाज्मा को एक निश्चित आकार में निर्वात में सीमित रखना या बनाए रखना को प्लाज्मा का चुंबकीय परिरोध कहते हैं। अब इसकी कई विधियां हैं। जो हमारे सिलेबस में है वो है चुंबकीय दर्पण युक्ति, मैग्नेटिक मिरर डिवाइस या टोडाराइडी मैग्नेटिक चैम्बर या टोकामक। दो विधियां हैं। तो पहली विधि है चुंबकीय दर्पण विधि। ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है हम उसको समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि एक समांगी यानी एक जैसे चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण व्यापक रूप में एक सर्पिल गति करता है, इस तरीके से गति करता है और जिसकी त्रिज्या r = mb/qb होती है। यहाँ पर ये b के नीचे सफिक्स जो दिया गया है वो इसमें
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा को दर्शाता है। ठीक है, इसमें जो ये सफिक्स परपेंडिकुलर का सफिक्स जो दिया गया है, ये वाला, ये चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के लंबवत दिशा में वेग के घटक को दर्शाता है। अब ये जो त्रिज्या है ये कहलाती है लार्मर त्रिज्या। लार्मर त्रिज्या क्या हुई कि जब कण इस प्रकार से गति करता है तो इस वाले पॉइंट की ये जो त्रिज्या है ये होती है लार्मर त्रिज्या। अब लार्मर त्रिज्या कण मैग्नेटिक एरिया में या चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय आवृत्ति से गति करता है और जिस आवृत्ति से गति करता है उसे कहते हैं लार्मर आवृत्ति। ये तो हो गई लार्मर त्रिज्या। और ये फिर वैसे गति कर रहा है तो ये जो आवृत्ति है वो कहलाती है लार्मर आवृत्ति, जिसका मान है ओमेगा क्यू बी अपॉन एम। क्यू आवेश है, बी चुंबकीय क्षेत्र का मान है तथा एम उस आवेशित कण का द्रव्यमान है। अब आवेशित कण चुंबकीय बल रेखाओं के अंदिश गति करता है, यानी जिस, मान लीजिए ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और ये इसकी बल रेखाएं हैं इस तरीके से, तो वो कण इस तरह से इनके अनुदिश गति करता है। तो अब यहाँ दो प्रकार के बल हो गए, वो वेग हो गए। एक तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तथा एक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश। तो हमने जो लंबवत वेग माना था वो बी सफिक्स परपेंडिकुलर तथा जो अनुदिश है उसको मानते हैं बी सफिक्स पैरेलल। अब प्लाज्मा भौतिकी में व्यापक रूप से चुंबकीय क्षेत्र असमांगी लिया जाता है, लेकिन लार्मर त्रिज्या की कोटि की दूरियों में वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान असमांगी होता है, लेकिन एक कम दूरी के क्षेत्र के लिए लार्मर त्रिज्या की कोटि के लिए उसका मान नियत माना जा सकता है। मान लीजिए चुंबकीय बल रेखाओं के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तब सर्पिल गति के कारण कण की गति एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करती। जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो वह क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। और चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है? आई अपॉन ए। आई क्या है? धारा का मान, वही धारा का मान है आई, और ए जिस पथ पर वो गति कर रहा है उसका मान है। जैसे कि हमारा कण इस प्रकार से गति कर रहा है तो इसका क्षेत्रफल ए तथा कण गति के कारण उसमें जो करंट उत्पन्न, जब आवेशित कण गति करता है तो वो करंट उत्पन्न करता है, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ही चुंबकीय आघूर्ण
कहते हैं। अब इनका मान रखें, तो इनका मान हम रखेंगे तो क्षेत्रफल का मान तो पाई आर स्क्वायर तथा आई बराबर क्यू अपॉन टी, और टी का मान हम रखेंगे तो वो ओमेगा की फॉर्म में क्या होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा बराबर टी। तो यहाँ से टी का मान हम रखें तो ये आता है, एक बार इसको फिर से देख लीजिए कि आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू आवेश है, टी समय है, और टी का मान ओमेगा की फॉर्म में होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ से हमने टी का मान यहाँ रखा तो ये इक्वेशन हमारे सामने निकल के आती है, और ओमेगा यानी लार्मर आवृत्ति का मान हम ऊपर से यहाँ से रखेंगे तो ये फॉर्मूला इस पैटर्न पर आ जाएगा, तथा आर का मान रखेंगे तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद 1 एम से 1 एम कटेगा, तो ये कैलकुलेशन हमारी आती है। तो ओमेगा बराबर हमारे पास आया ये, और ओमेगा टी का मान 1/2 mv², ये इसकी गतिज ऊर्जा से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, ओमेगा टी का मान ये इसमें रिप्लेस कर दिया गया है। ओमेगा डब्ल्यू टी क्या है, यहाँ एक गतिज ऊर्जा है जिसको 1/2 mv परपेंडिकुलर स्क्वायर से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। ये एक हमारा इक्वेशन बन के तैयार हुआ है। अब असमांगी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण पर जो बल लगता है, चुंबकीय आघूर्ण पर जो बल लगता है वो F बराबर माइनस ओमेगा dB अपॉन dl होता है, तथा F संवेग में परिवर्तन की दर, F को हम किससे लिख सकते हैं, F को इससे लिख सकते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर इसके बराबर होती है, तथा ओमेगा का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो ये आता है। अब समीकरण 3 को बी पैरेलल से दोनों तरफ गुणा करते हैं तो बी पैरेलल अपॉन ये आता है कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एम बी पैरेलल डी पैरेलल अपॉन डी टी। तथा और यहाँ से
इधर भी बी पैरेलल को मल्टीप्लाई किया तो उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, डी एल अपॉन डी टी से रिप्लेस किया। इसके पश्चात ये हमारा बना डी एल से डी एल कैंसिल, तो डब्लू टी डब्लू परपेंडिकुलर अपॉन बी डी बी अपॉन डी टी माइनस में हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ से हम देखें तो समीकरण नंबर 4 के पश्चात पूरे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो कैसी रहती है, नियत रहती है। नियत रहने के बाद हम समीकरण 4 में W पैरेलल का मान यहाँ से रखेंगे। मान लीजिए W पैरेलल बराबर A कांस्टेंट है माइनस WT है, और इसका हम समय के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो हमें ये ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो ये तो जीरो हो जाएगा, बचा ये, तो इधर माइनस आएगा, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें समीकरण प्राप्त होगा। और WT को इधर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो dt से dt कैंसिल, WT इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ गया, और तो B, तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। और जब इसका हम समाकलन करते हैं तो गतिज ऊर्जा तथा चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात है वो हमें नियतांक प्राप्त होता है। इस नियतांक को गति का एडियाबैटिक इनवेरिएंट या रूदोस निश्चर कहते हैं। यदि किसी स्थान पर कण के वेग की दिशा और चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य अल्फा कोण हो, तब कण की अनुप्रस्थ गति के लिए गतिज ऊर्जा W परपेंडिकुलर इक्वल टू WO स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा होती है, जहां कण की गतिज ऊर्जा WO WT प्लस W पैरेलल नियतांक होती है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि साइन स्क्वायर अल्फा और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात भी एक निश्चर आता है, यानी नियतांक आता है। यदि किसी क्षेत्र में B का मान बढ़ता है तो अल्फा का मान भी बढ़ेगा, तथा किसी अल्फा के मान 90 डिग्री के लिए B पैरेलल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात कण की अनुदैर्ध्य गति चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में शून्य हो जाएगी। इस स्थिति में कण की अनुप्रस्थ गति के तुल्य चुंबकीय आघूर्ण पर लग रहे बल के कारण अनुदैर्ध्य गति में परिवर्तन हो जाएगा और कण उस स्थान से परिवर्तित हो जाएगा और वह दूसरी दिशा में गति करने लगेगा।
हम इस समीकरण से समझें कि इस अनुपात का मान नियत रहता है। तो इसका मतलब ये है तथा बी पैरेलल प्लस बी का मान भी नियत रहता है। अब इसके पश्चात हम इन दोनों इक्वेशंस को समझें। यदि b का मान अधिक है तो b का मान अधिक है तो जो गतिज ऊर्जा है लंबवत, उसका मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तभी तो ये कांस्टेंट रह पाएगा। और यदि b का मान कम है तो ऊपर की राशि, इसका मान भी क्या होगा, गतिज ऊर्जा का मान भी कम होगा। अब इस क्षेत्र में देखें तो यहां पर b का मान अधिक है तो गतिज ऊर्जा का मान भी अधिक होगा, यानी कि यहां पर ये इस तरह से ज्यादा गति करेगा। और जब ये मान अधिक है तो ये मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इस तरह की गति रुक जाएगी और एक स्थिति ये आएगी कि इसका मान अत्यधिक हो जाएगा और ये गति क्या होगी, कम हो जाएगी। और उस पर जो बल लग रहा है वो कैसा लग रहा है, माइनस की डायरेक्शन में। तो यहाँ से जो कण है वो वापस फिर इधर चलना शुरू कर देगा, फिर यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ फिर से ऐसे गति करना शुरू करेगा, फिर से इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर यहाँ से कण वापस इधर गति करना शुरू कर देगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो यहाँ से गति करने के पश्चात कण इन दो पॉइंटों के मध्य में इस तरह से गति करता रहेगा, यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ से वापस, यहाँ से वापस। तो ये एक चुंबकीय दर्पण की तरह कार्य करेगा। यही चुंबकीय दर्पण का सिद्धांत है। आ गया समझ में? तो अब आप यहाँ से देखोगे कि चुंबकीय दर्पण का सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है। आप इन दोनों समीकरणों को से समझ सकते हैं कि चुंबकीय दर्पण में समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर, इससे चुंबकीय दर्पण के सिद्धांत को समझ सकते हैं। ठीक है भाई, आगे के लेक्चर पर इसमें फिर से एक बार रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और फिर जो चुंबकीय दर्पण का संरचना है उसके बारे में भी हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। उम्मीद है चुंबकीय दर्पण का सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।